हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका अर्थ क्या होता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व का अर्थ क्या होता है। तो चलिए पहले इसको अर्थ को समझते हैं। देखिए, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, राज्य से अर्थ होता है राज्य सरकार। राज्य सरकार एक नीति और निर्देशक यानी कुछ डायरेक्शन और कुछ नीति बनाता है। ठीक है, जैसे कि इसका अर्थ होता है राज्य सरकार का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करे। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है राज्य सरकार पर, ठीक है, यानी कि सीएम पर, कि वो अपने नागरिकों को कैसा जीवन स्तर प्रदान कर रहा है। इसके लिए सभी जनता मिल करके और राज्य सरकार का चुनाव करती है और उसका मूल्यांकन करती है, और जिस तरह से सरकार काम करती है उसी आधार पर क्या करता है, वो सरकार का चुनाव करती है सभी जनता मिल करके, ताकि उसके सरकार जो है जनता के लिए अच्छा बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराए। तो सबसे पहले क्या है, नीति निर्देशक जो तत्व है वह भारतीय संविधान में कौन सा देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है कि इसको लागू करना यानी डीपीएसपी को लागू करना ये राज्य सरकार के इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, इसको लागू करना किस पर निर्भर करता है, राज्य सरकार के इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। राज्य सरकार चाहे तो लागू करे, नहीं तो वो लागू नहीं भी कर सकता है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मेन इसका उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, पहला उद्देश्य। लोक कल्याणकारी किसको बोलते हैं, तो लोक कल्याणकारी मतलब होता है जनता का कल्याण, मतलब सरकार जो है जनता के कल्याण के लिए उचित प्रबंध करना, इसी को बोलते हैं हम लोग लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, ये वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन रहता है वहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी में जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन है, बूढ़े आदमी के लिए पेंशन की व्यवस्था करना, असमर्थ लोगों की मदद करना, ठीक है, बेहतर अस्पताल की स्थापना करना, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराना। तो ये सब क्या है, ये सब लोक कल्याणकारी राज्य है, ये लोक कल्याणकारी ही है। तो सरकार यदि ऐसा सुविधा यदि उत्पन्न करती है तो इसका मतलब क्या है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्डिंग्स वो काम कर रही है। नेक्स्ट है, और एक इसका उद्देश्य होता है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मतलब ऐसा लोकतंत्र की स्थापना करना जिसमें आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, इसका दूसरा उद्देश्य है। अब इसमें चलते हैं कि ये जो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है इसको न्यायालय में हम लोग लागू नहीं कर सकते, मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि राज्य सरकार मान के चलिए कि वृद्धा पेंशन नहीं दे रही है, या बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दे रही है, या फिर अस्पताल की स्थापना नहीं कर रही है, असमर्थ लोगों की मदद नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यानी डीपीएसपी के लिए आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें आप किसी तरह का वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, मतलब वाद योग्य नहीं है। जब वाद योग्य नहीं है तो ये क्या है, परिवर्तनीय भी नहीं है। परिवर्तनीय किसको बोलते हैं, इम्पोस्ट करना मतलब जैसे हम न्यायालय में गए तो न्यायालय में क्या होता है, जज के साथ में क्या होता है, चर्चाएँ होती है, जिसको बोलते हैं वाद योग। तो इसमें न्यायालय में लागू ही नहीं होता है, न्यायालय में आप चुनौती ही नहीं दे सकते, इसका मतलब वाद योग्य नहीं है। और जब वाद योग्य नहीं है तो इसका मतलब न्यायालय में आप किसी तरह का इम्पोस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं बना सकते हैं। दैट मीन्स कि यह परिवर्तनीय भी नहीं है। पिछले अध्याय में हम लोग देखे थे मौलिक अधिकार को न्यायालय में लागू भी कर सकते थे। ठीक है, वह वाद योग्य भी था और उसमें क्या था, परिवर्तनीय भी था। लेकिन ये तीनों कंडीशन को किसी को फॉलो नहीं कर रहा है, ना ये न्यायालय में जा सकता है, ना ये वाद योग्य है, और ना ये क्या है, परिवर्तनीय है। ठीक है, जनता क्या करती है, मूल्यांकन करती है कि सरकार जो है कैसी काम कर रही है, और इसी आधार पर जनता क्या करती है, सरकार का चुनाव करती है। जो जितना बेहतर, ठीक है, अवसर उपलब्ध कराता है नागरिकों को यानी जनता को, वह सरकार क्या करती है, उस सरकार को क्या करती है, जनता उसको चुनती है।
तो इसी आधार पर जो है केटी शाह क्या थे, एक समाजशास्त्र थे। उन्होंने क्या किए थे कि उन्होंने कुछ इसके बारे में यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को एक शब्दों में व्यक्त किए हैं। उन्होंने क्या बोले हैं, उन्होंने बोला है कि बैंक की सुविधा पर बैंक पर एक चेक है। मतलब कि उन्होंने बैंक का एक चेक माना है। जिस प्रकार से कि जिस प्रकार से चेक का भुगतान जो है वो बैंकरों द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार से ये सरकार जो है वो अच्छी चीज़ों का भुगतान सरकारों के द्वारा किया जाता है। मतलब नीति निर्देशक तत्व जो है पूरा तरह से निर्भर है सरकार पर। सरकार जो है इसको चेक के रूप में जो है वो लोगों को मतलब अवसर उपलब्ध कराता है। तो ये यदि क्वेश्चन पूछता है कि बैंक का चेक किसने कहा था नीति निर्देशक तत्व को, तो केटी शाह ने कहा था। अब हम लोग चलते हैं इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद की ओर। इसको समझने का प्रयास कर लिए कि आखिर नीति निर्देशक तत्व क्या है, कहाँ से लिया गया है, कहाँ लागू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये क्या होता है। तो यानी कि इसको एक शब्दों में बोल सकते हैं कि जनता के कल्याण के लिए सरकार क्या करती है, नीति निर्देशक तत्वों को राज्य में लागू करती है। ये उसके इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 36 क्या कहता है कि देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से लेकर 51 तक दिया हुआ है और ये भाग संख्या 4 में दिया हुआ है। कितना भाग संख्या 4 में, और 36 से लेकर के 51 में। तो 36 से 51 को अब हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे कि 36 नंबर में क्या है, 37 नंबर में क्या है। तो 36 नंबर में क्या दिया हुआ है, 36 नंबर में दिया हुआ राज्य की परिभाषा, ठीक है। 37 नंबर में दिया हुआ है क्या कि न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को अब न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ठीक है। 38 नंबर में बोला गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यही चीज़ हम लोग प्रस्तावना में भी पढ़े थे कि उसमें प्रस्तावना में भी 3 तरह का न्याय का जिक्र किया गया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का। तो यहाँ पर भी आर्टिकल नंबर 38 में भी 3 गो न्याय का बात किया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का, ठीक है। 39 नंबर में है समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए मेल है या फीमेल है, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन देना है। लेकिन कहाँ पर, कौन से सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो महिला का और पुरुष का दोनों का समान वेतन हो, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में एकदम ज़रूरी रहता है कि मेल और फीमेल का क्या होना चाहिए, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना है। यदि कोई पुलिस विभाग में है तो जितना जो है मेल पर्सन का जितना सैलरी मिल रहा है, फीमेल का भी उतना ही सैलरी मिलना चाहिए। लेकिन ये जो है कौन सा है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, आर्टिकल नंबर 39, ठीक है। लेकिन यदि मेल को और फीमेल का यदि सैलरी बराबर नहीं है तो इसके लिए भी आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। ये सरकार के इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, आप इसके लिए भी कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है 39 का क नंबर में निःशुल्क विधि व्यवस्था। निःशुल्क विधि व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि निःशुल्क विधि व्यवस्था का मतलब ये होता है, देखिए विधि मतलब होता है लॉ, और सहायता मतलब होता है हेल्प, और निःशुल्क मतलब होता है फ्री। यानी कि कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जो कि केस लड़ने के लिए अपने लॉयर को जो है हायर नहीं कर पाता है, यानी कि वकील नहीं रख पाता है, तो राज्य सरकार उसको वकील रखने के लिए हेल्प भी कर सकती है, यानी विधि सहायता भी दे सकती है। इसको जो है 39 का क नंबर को 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि देखिए 36 नंबर क्या था, राज्य का डिफिनेशन। 37 नंबर में क्या है, आप न्यायालय में लागू नहीं कर सकते हैं। ये दोनों को कोशिश करना है कि दोनों को एक साथ में याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। 38 नंबर में क्या है, 38 इस 3 तरह का न्याय की बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 39 नंबर में क्या है, 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। 39 नंबर का क नंबर में क्या है, निःशुल्क विधि व्यवस्था। तो इसको आप बारीकी से याद करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 40 बोलता है ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन का मतलब होता है कि देखिए प्रत्येक गांव में क्या होता है, या फिर कुछ गांवों को मिला करके ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ये आर्टिकल नंबर 40 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन कौन सा आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 40 नंबर में है, ठीक है।
हम लोग इसको पढ़े थे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जो कि 11वीं अनुसूची में था, और उसको 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो था 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था। लेकिन यहाँ पूछा हुआ ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल नंबर 40 में है। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे 41 से लेकर के 43 तक, इसको एक साथ याद रखने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में काम और रोजगार पाने का अधिकार, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन होना चाहिए जैसे राज्य के अंतर्गत में काम भी मिलना चाहिए, कुछ रोजगार का अवसर भी का उपलब्ध होना चाहिए। 41 कहता है। 42 नंबर में कहता है कार्य का न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशा होना चाहिए। कार्य का न्याय संगत होने का मतलब क्या होता है? कार्य का न्याय संगत होने का मतलब होता है कि आपको ऐसा काम मिलना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, और वह मानवीय दशा के अनुसार से काम होना चाहिए। मतलब इतना काम होना चाहिए जिससे मनुष्य जो है उसको आसानी से कर सके और किसी भी तरह का कोई न्याय और भेदभाव नहीं होना चाहिए, पहला, ठीक है। 43 नंबर में है, बोलता है निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग, ठीक है। आप काम तो कर रहा है लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए? एक फिक्स्ड मजदूरी होना चाहिए, ठीक है। और यदि मजदूरी कोई नहीं कर पा रहा है तो उसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं? कुटीर उद्योग भी चला सकता है। कुटीर उद्योग का मतलब होता है जैसे छोटे छोटे उद्योग, ठीक है, छोटे छोटे उद्योग का भी, जैसे मुर्गी पालन वगैरह ये सब भी कर सकता है, ठीक है। तो इसको देखिए एक साथ इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। पहले 41 से लेकर 43 तक। 41 में क्या है? कुछ दशा में काम, यानी सबसे पहले की पॉइंट पकड़ते हैं, काम और रोजगार। काम रोजगार आपको मिल गया कितना नंबर में? 41 नंबर में। 42 नंबर में क्या कहता है? कार्य जो आप करेंगे, यानी काम जो आपको मिला है, कैसा काम मिलना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए, ठीक है। और 43 नंबर कहता है कि आपको जो न्यायसंगत काम मिला है तो उसका क्या होना चाहिए? फिक्स्ड मजदूरी होना चाहिए, ठीक है। यानी तीनों को एक साथ याद रखेंगे। पहले की क्या हो रहा है? काम, 41 नंबर में काम मिल गया, 42 नंबर में काम का क्या हो गया? न्यायसंगत हो गया, और 43 नंबर में क्या हो गया? काम का फिक्स्ड मजदूरी हो गया। तो इसको एक साथ याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगा और याद भी रहेगा। 44 नंबर कहता है, आर्टिकल नंबर 44 जो है सबसे अलग है, इसको लिए अलग से याद रखना पड़ेगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 40 भी बहुत VVI है और 44 नंबर भी है। 44 नंबर क्या है? देखिए, 4 क्या है? दोनों समान है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो समान नागरिक संहिता, इसको इंग्लिश से बोलते हैं कॉमन सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि सभी धर्म के लिए समान कानून, ठीक है। सभी धर्म के लिए, राज्य में जितना भी तरह का धर्म होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई है, सभी धर्मों के लिए समान कानून, ठीक है। जैसे कि विवाह से संबंधित, तो विवाह से संबंधित जो है, विवाह से संबंधित सभी धर्म के लिए एक ही कानून होना चाहिए राज्य में। तलाक से संबंधित सभी धर्म के लिए एक ही कानून होना चाहिए। गोद लेना, उससे संबंधित सभी धर्म के लिए एक ही कानून होना चाहिए, ठीक है। तो आज़ाद भारत में पहला ऐसा राज्य जिसमें समान कानून संहिता को लागू किया है तो वह कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है, ठीक है। और यदि क्वेश्चन पूछेगा औपनिवेशिक काल से कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता लागू है, तो वो कौन सा राज्य है? गोवा है, ठीक है। तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता को लागू किया है, तो ऐसा लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है। और औपनिवेशिक काल से ही चल रहा था, किसमें? तो समान नागरिक संहिता कहाँ चल रहा था? गोवा राज्य में, ठीक है। समान नागरिक संहिता क्या है कि राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी धर्म है, सभी धर्मों के लिए समान कानून, चाहे विवाह से संबंधित हो, तलाक से संबंधित हो या गोद लेना से संबंधित हो। यदि उस राज्य का सरकार ऐसा नियम लागू कर देता है जैसे कि कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता है, तो वो सभी धर्मों के लिए लागू होगा, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जो भी है, ठीक है। तो ये आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, आप इसके लिए कोर्ट का सहारा नहीं ले सकते हैं, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। आप ये न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं कि हमारा राज्य सरकार जो है वो समान कानून नागरिक संहिता को लागू किया है, आप इसे हटा दीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये पूरा पावर किस पर निर्भर करता है? राज्य सरकार पर निर्भर करता है। राज्य सरकार चाहे तो लगा सकता है, चाहे तो वो हटा सकता है। आप इसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा नहीं जा सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 37 में ही बोल दिया गया है, ठीक है। 45 नंबर क्या कहता है? 45 देखिए, 45 को बहुत ही अच्छे से देखिए, समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 से लेकर के
6 से कम आयु के बच्चों को शिक्षा के लिए शिक्षा। देखिए हम लोग पढ़े थे मौलिक अधिकार में, तो मौलिक अधिकार में हम लोग पढ़े थे 21 का क नंबर में, कौन सा आर्टिकल 21 का क नंबर में, उसमें क्या पढ़े थे, उसमें पढ़े थे 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चे को क्या देना है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। ठीक है, ये किस में पढ़े थे, मौलिक अधिकार। अब यहाँ पर क्या है 45 में, इसमें 6 से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देना है। 6 से कम मतलब 0 से 6 साल। ठीक है, 6 से कम मतलब 0 से 6 साल। अरे 0 से 6 साल के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था का जिक्र कहाँ पर किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 45 में। देखिए हम पहले बताना चाहते हैं कि यही चीज़ जो 6 से 14 साल है, ये वाला पहले क्या हुआ करता था, नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल नंबर 45 में यही चीज़ हुआ करता था। ठीक है, 6 से 14 साल। लेकिन 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, और 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये इसको मौलिक अधिकार में बना दिया गया है 21 के क के अंतर्गत, और 0 से 6 साल के बच्चों को आर्टिकल नंबर 45 में डाल दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 45 में डाल दिया गया है। यानी कि 6 से लेकर 14 साल की जो शिक्षा की व्यवस्था था, ये पहले कहाँ हुआ करता था, तो ये पहले कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 45 में हुआ करता था। लेकिन जब होता है 86वां संविधान संशोधन 2002, तब क्या होता है कि इसको हटा करके कहाँ अब ले गया, तो इसको ले गया क्या, आर्टिकल नंबर 21 का क में। अब आर्टिकल 21 का क में ले गया, तो ये वाला क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 45 क्या हो गया, खाली हो गया। तो सोचा इसकी जगह पर क्या रखेंगे, तो इसके लिए जगह पर क्या कर दिया, 0 से लेकर के 6 साल के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था का जिक्र किया गया है। तो राज्य सरकार ऐसा उपलब्ध करे जिससे कि 0 से 6 साल के बच्चों को भी शिक्षा मिले। जैसे कि आंगनबाड़ी में व्यवस्था किया गया है, तो आंगनबाड़ी क्या होता है, राज्य सरकार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, यानी 44 और 45 को देख लिए। 44 नंबर में कैसा ट्रिक्स है, तो 44 नंबर में देखिए 4 है, यानी समान है, यानी समान नागरिक संहिता। 45 में क्या बोला गया, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्या करना है, शिक्षा की व्यवस्था करना है। ये कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 46। 46 क्या कहता है, देखिए 46 कहता है कि SC और ST के लिए शिक्षा की व्यवस्था। देखिए SC ST के बच्चे सब देखिएगा कि उन लोग थोड़ा सा पिछड़ापन होता है, उन लोग जल्दी से स्कूल नहीं जाते हैं, तो सरकार जो है उनको मोटिवेट करती है, जैसे छात्रवृत्ति देना, उसके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था करना, ड्रेस उपलब्ध कराना, तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना। तो इस टाइप का जो उसको प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वो स्कूल जा सके, साइकिल की व्यवस्था करना। तो आर्टिकल नंबर 46 में जो है SC ST के बच्चों के लिए शिक्षा, आर्थिक सहायता या भी सामाजिक न्याय, इस टाइप का जो है उपलब्ध कराता है उनको। ठीक है, तो यानी कि आर्टिकल नंबर 45 में क्या कहता है, 0 से 6 साल के बच्चों की शिक्षा। आर्टिकल नंबर 46 में क्या कहता है, तो कहता है SC ST के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। तो आप इसको दोनों को रिलेट करके याद रख सकते हैं कि 45 में 6 से कम साल के बच्चों की शिक्षा, और 46 में क्या है, SC ST के बच्चों के लिए क्या करना है, शिक्षा उपलब्ध कराना है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। और 44 में जानवे करते हैं समान है, तो समान नागरिक संहिता। ठीक है, अब देखिए 47 नंबर में, नहीं 47 में समझते हैं। 47 में क्या है, देखिए मद निषेध। मद निषेध मतलब क्या होता है कि शराब मुक्त। ठीक है, पोषा आहार, जब आप शराब नहीं कीजिएगा तो आप क्या होगा, पोषाहार, अच्छा खाना खाइएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य में वृद्धि होगा, यानी अच्छा हेल्थ रहेगा। ठीक है, यानी तीनों चीज़, यानी देखिए केवल हम कॉमन पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं कि मद निषेध, जैसे कि शराबबंदी, पोषाहार, स्वस्थ खाना खाना, इससे क्या होगा, आपका स्वास्थ्य में वृद्धि होगा। तो ये भी राज्य सरकार पर निर्भर करता है। जैसे एग्जांपल में हम दे रहे हैं, बिहार सरकार ने अभी पूरा शराब बंद कर दिया अपने राज्य में। तो ये भी क्या करता है, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि शराब कौन सा राज्य में बंद होगा, कौन सा राज्य में स्टार्ट रहेगा। तो ये निर्भर करता है राज्य सरकार पर। तो जैसे बिहार में शराबबंदी किया गया है, तो उस प्रकार से कोई भी राज्य सरकार का पावर है कि वो अपने राज्य में मद निषेध, यानी कि मद को रोक सकता है, उस पर बंदी लगा सकता है। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल नंबर 47 के अंतर्गत है, और इससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि शराब जो है वो शराब पीना हानिकारक होता है, और ये पूरा राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वो अपने राज्य में ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि क्या हो, जनता के कल्याण हो।
नेक्स्ट है 48। 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन। देखिए, जब आप शराब छोड़ दीजिएगा पीने के लिए तो क्या होगा, आपका शरीर में स्वास्थ्य में वृद्धि होगा। अब वृद्धि होगा तो आप कहाँ जाइएगा, कृषि काम करने के लिए। कृषि काम कीजिएगा या पशुपालन कीजिएगा, तभी नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल नंबर 47, 48 को याद रखने का तरीका क्या है कि आप मद निषिद्ध कर दिया, यानी मद का त्याग कर दिए, आपका शरीर में क्या हो गया, स्वास्थ्य में वृद्धि हो गया। आप चल गए कहाँ, कृषि करने के लिए या फिर पशुपालन करने के लिए। यानी 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन। 48 में है क्या है, पर्यावरण संरक्षण। आप चल गए कहाँ, कृषि करने के लिए। कृषि करने के बाद पर्यावरण संरक्षण करने लगे, मतलब 1-2 पेड़ पौधे भी लगा दिए। 1-2 जब पेड़ पौधे लगा दिए आपने तो क्या हो गया, पर्यावरण को भी संरक्षण मिल गया। ये जो जोड़ा गया है आर्टिकल नंबर 48 का कोड नंबर में, यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, 1976। आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है कि 49 में राष्ट्र स्तर के स्मारक को संरक्षण। आप पर्यावरण में 1-2 पेड़ पौधा लगा दिए, अब लगाने के बाद आप चल गए कहाँ पर, ताजमहल। आप देखें ताजमहल का भी क्या हो रहा है, वहाँ पर दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। आप उधर भी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि स्मारक को भी आप संरक्षण प्रदान करने लगे। कब, जब आप मद को निषेध कर दिए, आपका स्वास्थ्य में वृद्धि हो गया, आप कृषि करने लगे, आप पर्यावरण संरक्षण करने लगे, स्मारक को क्या करने लगे, संरक्षण प्रदान करने लगे। तो इसको एक साथ याद रखने का कोशिश कीजिएगा, 47, 48, 48 का को और 49। ठीक है, 47 में अब क्या किए, तो मद निषेध कर दिए। उसके बाद क्या स्टार्ट किए, कृषि कार्य स्टार्ट किए। उसके बाद कहाँ चला गया, 1-2 पेड़ पौधा लगा दिया, यानी कि पर्यावरण को संरक्षण मिल गया। उसके बाद किसको संरक्षण मिल गया, स्मारक को, जैसे ताजमहल, लाल किला, ये सब क्या स्मारक है, उसको भी संरक्षण प्रदान कर दिया। आप देखिए आर्टिकल नंबर 50 और 51, इसको देखिए याद रखने का प्रयास करते हैं 50 और 51 को। तो 50 में देखिए, 50 क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं 50-50, कोई चीज़ में जैसे बोलते हैं हम लोग, चलो 50-50 कर लेते हैं। तो 50-50 का मतलब होता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका मतलब हो गया जैसे कि सरकार, और न्यायपालिका, न्यायपालिका मतलब कि जैसे हो गया जज या फिर जितना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, ये हो गया तुम्हारा न्यायपालिका। तो दोनों जो होना चाहिए अलग होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, तालमेल नहीं होना चाहिए, दोनों अलग होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार का कोई भी कनेक्शन न्यायपालिका के साथ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा रहेगा तो क्या होगा कि राज्य में जितनी भी विधि व्यवस्थाएँ हैं, जितनी तो वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा, किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग जगह पर रख के अपने काम करती है, दोनों को पृथक्करण रखने की बात यहाँ पर कहा गया है। 51 में जो है, 51 में क्या बोला गया है, 51 में बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि न केवल राज्य में, ऐसी राज्य में व्यवस्था करें जिससे राज्य में भी शांति हो, और उसके तहत आपका जो पड़ोसी राज्य है वो भी देख करके इस चीज़ को समझे कि उस राज्य में इतना शांति की व्यवस्था किया गया है, चलो हम भी अपने राज्य में शांति की व्यवस्था करते हैं। इस तरह से न केवल राष्ट्र जबकि अंतर्राष्ट्र में भी शांति और सुरक्षा की स्थापना हो। यानी कि 50 नंबर में क्या समझे हैं, 50 नंबर में हम लोग समझे हैं कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग जगह पर रख के काम करना है, दोनों का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए, सभी नागरिकों को न्याय मिल सके। और 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने कुछ पॉइंट्स को ट्रिक से समझाने की कोशिश किया है। आप लोग यदि उस तरह से याद रखने का प्रयास कीजिएगा और 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा तो कोशिश आशा यही रहेगा कि आप लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोग को काफ़ी आसानी होगी। और चलिए एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक की ओर चलेंगे। देखिए 36 नंबर में क्या बोला गया, 36 और 37 को एक साथ याद रखने की कोशिश करेंगे। 36 में है राज्य का डिफिनेशन, 37 नंबर में है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, किसको, डीपीएसपी को। देखिए 38 नंबर में बोला गया था सामाजिक और आर्थिक, ऐसे याद रखिएगा 3 गो न्याय का जिक्र किया गया 38 नंबर में। 39 नंबर में क्या है, 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 39 का कौन नंबर में बोला गया था, निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि कोई भी गरीब व्यक्ति है तो उसको वकील नहीं रख पाता है तो उसको सरकार जो है फ्री में वकील रखने के लिए उसको क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है। 40 नंबर में देखिए, 40 नंबर में बोला गया था क्या, ग्राम पंचायत का गठन, ये टोटली अलग है। 41 नंबर में है
काम पाने और रोजगार पाने का अधिकार। 42 नंबर में क्या है, काम कैसा होना चाहिए, न्यायसंगत होना चाहिए। 43 नंबर में क्या है, उसके लिए कुछ मजदूरी उसको मिलना चाहिए। 44 नंबर में क्या बताए थे, 4 दोनों समान है, समान नागरिक संहिता। 45 नंबर में क्या है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। ठीक है। 46 नंबर में क्या बोला गया था, 46 नंबर में देखिए 45 नंबर में 6 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा, 46 नंबर में SC ST के बच्चों के लिए शिक्षा। 47 नंबर में देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है फिर 47 नंबर में मद को त्यागिए, स्वास्थ्य में वृद्धि होगा, और स्वास्थ्य में वृद्धि होने के बाद आप पशुपालन या फिर कृषि कार्य कीजिएगा, और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, पर्यावरण संरक्षण कीजिएगा, स्मारक का भी संरक्षण कीजिएगा। ठीक है। आओ आर्टिकल नंबर 50 बोलता है कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग जगह पर रख के काम करना है। 51 नंबर बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए